हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जेई स्टडी। स्वागत है आप सभी का जेनिक जेई स्टडी चैनल पे। गाइस, आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दे पे हम लोग बात करने वाले हैं, जिसमें अभी रिसेंटली में अभी आपने देखा होगा कि भारत की संसद ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन लेकर के आया है, प्रपोजल लेकर के आया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम भारतीय वन संरक्षण अधिनियम जो 1980 में पारित हुआ था, जो लागू हुआ था, उसमें संशोधन करेंगे। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आखिर क्या जरूरत पड़ गई है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन किया जाए? आखिर ऐसे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से भारतीय वन संरक्षण अधिनियम में संशोधन की जरूरत पड़ रही है? किन किन कारणों से उसके कुछ क्राइटेरियाज को मिनिमाइज किए जा रहे हैं, कुछ क्राइटेरियाज को बढ़ाए जा रहे हैं? चलो हम समझते हैं वन बाय वन। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा कि आखिर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है क्या? भारतीय वन संरक्षण अधिनियम है क्या? इंडियन फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है? सबसे पहले इस चीज को समझना कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 है क्या? 1980 है क्या? तो ये एक ऐसे अधिनियम लाया गया था जो 25 अक्टूबर 1980 को इस प्रस्ताव को लागू किया था। इसमें टोटल 5 सेक्शन थे, यानी कि 5 खंड थे। क्लियर है? 5 खंड थे इसमें, जिसमें आपको बाकी हर एक अलग अलग प्रोविजंस के बारे में बात किया गया था कि हम इसमें कैसे वन जीवों को साथ ही साथ वन को संरक्षित करेंगे। तो गाइस, आप अपने दिमाग में ये चीज रखना कि जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो 1980 का है, उसमें हमसे सिर्फ और सिर्फ इस मामले पे बात की गई है कि भारत के वन जीवों के संरक्षण के बारे में बात की गई है इस कंजर्वेशन एक्ट में। इस अधिनियम में संरक्षण की बात की गई है वन जीवों की। चलो देखते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको ये चीज बताऊंगा कि आखिर अभी ऐसा क्या हुआ है कि भारतीय वन संरक्षण अधिनियम चर्चा में है। चर्चा में रहने के मुख्य कारण क्या है? क्यों आखिर उसको अभी इस समय में ऐसी क्या जरूरत पड़ गई है कि हम उस चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं? तो सबसे पहला पॉइंट आप लोग ध्यान देना। पहला पॉइंट जो है आपका वो ये है कि सबसे पहले रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि कुछ ऐसे प्रोविजंस जो उसमें मेंशन है, उन सबको मिनिमाइज करने की बात की गई है। ठीक है? तो पर्यावरण मंत्रालय ने, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज, MOEFSCC, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की जो मिनिस्ट्री है, उनने एक प्रपोजल दिया है कि हम इस प्रस्ताव से हम इस अधिनियम में संशोधन करेंगे। ठीक है? पहली चीज कि ये प्रपोजल जो आया है अधिनियम में संशोधन का, इसलिए ये चर्चा में है। दूसरी बात ये है कि इससे पहले सेकेंड पॉइंट जो है आपका 1988 में एंड 2010 में, यानी कि जब NGT नेशनल ग्रीनरी ट्रिब्यूनल आया था, NGT 2010 में लाया गया था, जिसका मतलब है राष्ट्रीय हरित अधिकरण। ठीक है? ये जब लाया गया था तो सबसे पहले आपको मैं बताया 2 पॉइंट। पहला पॉइंट बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने इसके अधिनियम में संशोधन का प्रस्ताव लाया है। दूसरी बात जो यहां पे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1988 और 2010 में ऑलरेडी इसमें संशोधन किया जा चुका है। इसी साल तीसरा पॉइंट, इसी साल इन दिस ईयर मार्च की बात करें, अगर हम मार्च में एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था इस अधिनियम में संशोधन के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया गया था मार्च में, लेकिन उसे सार्वजनिक रूप नहीं दिया गया था। तो चर्चा में रहने के 3 कारण है। पहला कारण कि पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने प्रपोजल दिया है संशोधन का। एक दूसरा कारण कि इसमें ऑलरेडी 98 और 2010 में संशोधन हो चुका है। तीसरा कारण कि मार्च में जो ड्राफ्ट तैयार किया गया था, जो मसौदा तैयार किया गया था, उसमें वो पब्लिक रूप से, सार्वजनिक रूप नहीं दिया गया था, यानी पब्लिक रूप से सामने नहीं लाया गया था। ये 3 कारण है। अब हम देखने वाले हैं यहाँ पे
कि आखिर 1980 का वन अधिकरण है क्या। तो वन अधिकरण, वन अधिनियम जो था उस समय का, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो था 1980 का, उसमें यह बताया गया था कि वन एवं वन जीवों की संरक्षण की बात की जाएगी, और यह सिर्फ और सिर्फ भारत की सरकार का ही नहीं बल्कि राज्य सरकारों के साथ साथ भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य होगा। यह पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बोला गया है। साथ ही साथ फंडामेंटल ड्यूटी में भी इस चीज को मेंशन किया गया है कि वन एवं वन जीवों के संरक्षण का प्रयास करें। यह हमारे मौलिक कर्तव्यों में भी बताया गया है जो भारत के संविधान ने हमें दिया है। ठीक है गाइस, यहां तक क्लियर है आपको। अब हम बात करते हैं कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव पे बात करते हैं कि आखिर इस अधिनियम का ऑब्जेक्टिव क्या है। तो हम जब ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्यों की बात करते हैं, ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो ऑब्जेक्टिव में क्या क्या आएगा। पहला आएगा कि वन, जितने भी वन क्षेत्र हैं उन सब का संरक्षण, साथ ही साथ उस वन में नदी, झील जितने भी हैं सारी चीजों का, जैव विविधताओं का संरक्षण करने की बात किया गया। यानी जितने भी फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी है ना, फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटीज का संरक्षण की बात किया गया, कंजर्वेशन की बात किया गया। दूसरा पॉइंट, जितने भी प्राकृतिक संपदाएं हैं, वन की संसाधनें हैं, वन का संपदा है, उन सब का संरक्षण। ठीक है, रिसोर्सेस के बारे में बात किया गया है, रिसोर्सेस के बारे में बात किया गया है कि जितने भी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, फॉरेस्ट रिसोर्सेस हैं, उन सब के संरक्षण की बात कही गई है। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका, तो तीसरा ऑब्जेक्टिव में आपको यह बोला गया है कि वन भूमि को यानी कि फॉरेस्ट लैंड को किसी भी ऐसे चीज में तब्दील ना करें जो कि उससे जैव विविधता को, वन्य के जैव विविधता को हानि पहुंचे। तो फॉरेस्ट लैंड में जैव विविधता के हानि की बात की गई है। तो उसमें क्या है, यानी कि आप वन को काट करके कृषि योग्य भूमि नहीं बनाएंगे, वहां कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं करेंगे, साथ ही साथ कोई भी ऐसे प्रोजेक्ट अगर आप बनाते हैं तो उससे पहले आपको सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। ये चार ऑब्जेक्टिव्स मैंने आपको बताए। क्या कंसेंसस आपको लेने पड़ेंगे, आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, ठीक है, या फिर कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट से। ये था आपका ऑब्जेक्टिव। एक चीज और आप माइंड में रखना कि 1980 का जो कंजर्वेशन एक्ट आया था उस समय में जम्मू एंड कश्मीर को छोड़ करके सारे राज्यों में समान रूप से लागू होता था। और 2019 में जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया जब, तो उस समय के बाद से 2019 के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद से लद्दाख और जम्मू कश्मीर पर भी यह चीज लागू हो गई। क्लियर है यहां तक? चलो अब हम बात करते हैं कि क्या क्या प्रोविजंस इसके अंदर लाए गए हैं, कौन कौन से सुझाव दिए गए हैं, किस तरीके से इसमें प्रस्ताव लाए गए हैं, कैसे कैसे आपको इसमें संशोधन की बात कही गई है। ठीक है, चलो संशोधन की बात के बारे में अगर हम देखें तो सबसे पहले हमारे सामने आता है कि अभी तक का जो ये कंजर्वेशन एक्ट था उसमें किस तरीके से, जिससे कि वन जीवों को भी हानि ना हो और साथ साथ राष्ट्र के विकास में भी इस चीज का प्रावधान रहे। ओके, यह कानून न तो वनों के वर्गीकरण के बारे में बात करता है, साथ ही साथ न तो यह बताता है कि वन की एक्चुअल परिभाषा क्या है। ठीक है, वन के परिभाषा क्या होंगे, उसमें वनों का वर्गीकरण किस तरीके से किया जाएगा, और साथ ही साथ किस भूमि को वन भूमि में हम बदल सकते हैं, इसके बारे में भी बात किया जाता है इसमें। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब ब्रिटिश भारत था तो ब्रिटिश भारत में 1927 में वन संरक्षण के नाम से कोई अधिनियम नहीं आया था। उस समय सिर्फ आया था वन अधिनियम। ठीक है, उस समय सिर्फ और सिर्फ वन अधिनियम के नाम से 1927 में आया था, जिसमें वनों को परिभाषित करने की कोशिश की गई थी, और साथ ही साथ ये उसमें बताया गया था वनों का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, और साथ ही साथ ये बोला गया था कि राज्यों की ये नैतिक जिम्मेदारी भी होगी कि वो वन क्षेत्र किसे डिसाइड कर रहे हैं, और साथ ही साथ कोई ऐसी भूमि जो कृषि योग्य है उसको वन से अलग रखें। क्लियर है? क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, साथ ही साथ सेपरेशन ऑफ
क्या है? अलगाव किसका? सेपरेशन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम किससे? एग्रीकल्चर लैंड। ठीक है, एग्रीकल्चर लैंड क्लियर है? एग्रीकल्चर लैंड ये 1927 के अधिनियम में आया था जब भारत में ब्रिटिश राज्य था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? दूसरी बात, किसी वन्य भूमि को किस तरीके से आप कंजर्व करोगे, साथ ही साथ उसके आरक्षण की क्या प्रोविजन होगा, उस पे कैसे कोई वन को अगर हटा करके आप पुनः वन लगा रहे हो, साथ ही साथ ये आपका था ब्रिटिश भारत में आया हुआ अधिनियम। साथ ही साथ अब इसमें यह चीज बोला गया, इस चीज में अब यह चीज मेंशन किया गया कि वन भूमि एक्चुअली क्या होगी। ठीक है, वन भूमि फॉरेस्ट लैंड अगर कोई है, मान लो कि कोई वन भूमि है, उसमें आप नए वनों का प्रत्यारोपण कैसे करोगे? जैसे प्राकृतिक रूप से अगर कोई पेड़ पौधा उगा हुआ है और राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार किसी तरीके से वहां पे किसी टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहती है, तो उसके लिए फिर आपको तो मंजूरी लेनी पड़ेगी ना। तो आप अगर पब्लिक इंटरेस्ट में कोई काम करने जा रहे हो तो उसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसके लिए अप्रूवल की नीड होगी किससे? गवर्नमेंट से। अप्रूवल की नीड होगी गवर्नमेंट से। ठीक है, और इस गवर्नमेंट का यह कर्तव्य बनता है कि इस अप्रूवल के लिए एक कमिटी बनाए। ठीक है, कमिटी बनाए। वो कमिटी क्या करेगी? कमिटी पहले चेक करेगी कमिटी कि क्या ये सही है क्या, मतलब आप जो पब्लिक इंटरेस्ट में ये काम कर रहे हो वो किस हद तक सही है। ठीक है, और इसके जो चेयरमैन होंगे वो होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसके जो डायरेक्टर जनरल होंगे वो इसके चेयरमैन होंगे, इस कमिटी के चेयरमैन होंगे। ठीक है, इस कमिटी के चेयरमैन होंगे। और इस कमिटी को अगर लगता है कि वाकई ये पब्लिक इंटरेस्ट में काम हो रहा है तो वो अपनी मंजूरी देगा आपको, उसके बाद से आप इस पे अपना काम कर सकते हैं। ये था अभी तक का टोटल। अब हम यहां पे प्रस्तावों के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से गवर्नमेंट आपको इसमें संशोधन की बात करता है, साथ ही साथ वन जीवों के बारे में बात करता है, कंजर्वेशन की बात किया गया है। तो जब नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 में आया, 2010 में एनजीटी जब आया तो उसमें यह बोला गया कि कोई भी वन क्षेत्र आप बिना परमिशन के आप अपने लिए उसका उपयोग नहीं कर सकते, चाहे वनों की कटाई कर दो या वन जीवों का उसमें शिकार वगैरह कर दो, ये सारी चीजें होती है। तो सारी चीजों पे प्रतिबंध लगा हुआ है। और साथ ही साथ आपको यह भी बोला गया इस ग्रीन ट्रिब्यूनल में कि भैया आप अगर कोई भी ऐसा कार्य जो सिर्फ और सिर्फ आपके कंडीशन में है तो आप उस चीज को नहीं करेंगे अगर वो पूरे वन को नुकसान पहुंचाता है। तो ये थी टोटल बातें। अब हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से संशोधन प्रस्तावित हैं। ठीक है, इसमें हम देखने वाले हैं कि कौन कौन से संशोधन प्रस्तावित हैं। ठीक है, कौन कौन से संशोधन यानी कि अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। ठीक है, अमेंडमेंट प्रपोज्ड है। ठीक है, प्रपोज्ड है। क्लियर है यहां तक? अमेंडमेंट प्रपोज्ड कौन कौन सा है? तो पहला अमेंडमेंट जो प्रपोज्ड है वो ये है, सबसे पहला जो है इसमें ये बोला गया है कि राष्ट्रीय वन नीति की पूरी भूमि का 1/3 भाग, राष्ट्रीय वन नीति जो आया था उसका 1/3 भाग पे वन लगाए जाएंगे, यानी कि वाणिकीकरण होगा, वन लगाए जाएंगे। साथ ही साथ स्टेट की जिम्मेदारी भी बनती है, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो ज्यादा से ज्यादा अपने वन आवरण क्षेत्र का बढ़ावा करें। पहला प्रपोजल। दूसरे प्रपोजल में आपसे यह बोला गया है कि अधिकांश भूमि के वन भूमि में आने के मेन रीजन क्या होंगे? फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के तहत मैक्सिमम लैंड को फॉरेस्ट लैंड में आने से कैसे रोका जाए, क्योंकि चराई की भी जरूरी है, चारागाह की भी जरूरत है, हमें कृषि योग्य भूमि की भी जरूरत है। तो ये दो मेन कंसेंसस थे, प्रपोजल थे जिसको संशोधन किया जाना है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इसमें कुछ छूट देने की बात की गई है। वैसे व्यक्ति
जिनका कोई भूमि वन्य क्षेत्र में आ रहा है, जिनका कोई भूमि वन क्षेत्र में आ रहा है, तो वो व्यक्ति अपना इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर कर सकता है, उस पर निर्माण कर सकता है। दूसरी बात ऐसे कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम जैसे इंडियन रेलवे 1980 से पहले कोई भी अधिगृहित भूमि के ऊपर इस चीज को, यानी कि ये एक्ट लागू नहीं होगा। अगर 1980 से पहले सार्वजनिक क्षेत्र का कोई भी उपक्रम जैसे रेलवे हो गया, ऑयल एंड नेचुरल गैस हो गया, उन सबको इससे बाहर रखा गया है, इससे बाहर रखा गया है। क्लियर है यहां तक? होप सो आप सारी चीजों को समझ पा रहे होंगे, आपको क्लियर हो गया होगा कि 1980 के प्रपोजल क्या है, संशोधन का प्रस्ताव क्या है, साथ ही साथ इससे बाहर किसे रखा गया है, और साथ ही साथ इसमें कौन कौन सी चीजें, किस किस टाइप के पब्लिक इंटरेस्ट की चीजें इसमें शामिल हैं, और वन संरक्षण अधिनियम से उनको बाहर रखा गया है। ठीक है गाइस, अब हम आपसे इस विषय पर एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहेंगे। ये था प्रपोजल, इसमें हम लोगों ने आपको बताया। अब हम आपसे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना चाहेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है, जिसमें आप हमें यह बताएंगे कि भारत के संविधान में, ध्यान से सुनिएगा, भारत के संविधान में जो नागरिकों के लिए है या राज्य के लिए है या भारत की सरकार के लिए है, ओवरऑल भारत के संविधान में पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण की भावना किसमें निहित है? पहला आपका ध्यान दीजिएगा, पहला है आपका प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना, दूसरा है आपका फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार, तीसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, चौथा है आपका डीपीएसपी, पांचवा है आपका फंडामेंटल ड्यूटी। अब इन पांच जो चीजें लिखी हैं, इन पांच में से आपको ऑप्शंस बनाने हैं, जिसके ऑप्शंस मैं आपको यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, भारत के संविधान में पर्यावरण के एवं वन्य जीव के संरक्षण की भावना किसमें निहित है? तो पहला चीज आप ध्यान देना, और आपको पहला चीज है क्या है? फंडामेंटल ड्यूटी। सेकंड है आपका प्रीएम्बल यानी प्रस्तावना। ठीक है, प्रीएम्बल। तीसरी बात है आपका डीपीएसपी। चौथी बात आपको बोली गई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980। उसके बाद पांचवी बात जो बोली गई है वो है फंडामेंटल राइट। अब ऑप्शन आपके पास जो ये है वो है ओनली वन। ऑप्शन बी जो है आपका 1, 2 एंड 3। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका वो है 1, 3 एंड 4, और ऑप्शन सी जो है आपका वो है ऑल। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक नए टॉपिक के साथ, करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। थैंक यू बडीज, थैंक यू सो मच।